अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और हमारा आज का लेक्चर है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी और आज का जो लेक्चर है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो तवज्जो से देखिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ रिप्रेजेंट किया था और उनमें से एक का साइंटिस्ट का नाम था गोल्डबर्ग एंड वागे बोलते हैं इसको। तो इन दो साइंटिस्ट ने ये लॉ रिप्रेजेंट किया था 1869 में ऑलमोस्ट, तो 1869 के अंदर ये लॉ रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने कहा कि जब कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन याद रखना है, लॉ जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम को बेस बना के ही ये सारे के सारे काम चलेंगे। इन्होंने कहा कोई रिएक्शन हो रहा है, लेट्स सपोज ए प्लस बी और ये रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी। हमें पता है कि जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होते हैं और प्रोडक्ट ना होने के बराबर नहीं होते, तो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन नहीं चलता। उसके बाद जब कुछ अमाउंट इनकी बनती है तो ये दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में सबसे पहले ये ज़्यादा अमाउंट में है, रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट ना होने के बराबर है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ए और बी। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी है कि यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा एक्टिव मैस का। अब एक्टिव मैस क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने ए और बी लिया, लेट्स सपोज 10 मोल लिया है, तो 10 का 10 मोल एक मरतबा रिएक्शन नहीं करता। उस 10 मोल में से जितने मोल्स एक टाइम पे रिएक्शन कर रहे हैं ना, जितनी कंसंट्रेशन रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, उस कंसंट्रेशन के लिए हम स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्टिव मैस। तो यानी ए टोटल, यानी हम लेट्स सपोज बात करते हैं कि 10 मोल है लेट्स सपोज, तो इस वक्त एक टाइम पे रिएक्शन में 2 मोल हिस्सा ले रहे हैं, तो वो जो 2 मोल है उसको हमने जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी एक्टिव मैस जो है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके होगी बात। तो जितने मोल हैं टोटल, उसमें से जितना रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, जितनी कंसंट्रेशन रिएक्शन करना चाह रही है, उस कंसंट्रेशन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्टिव मैस। तो वो कहते हैं कि जितना इसका एक्टिव मैस और जितना इसका एक्टिव मैस है, यानी इन दोनों ने रिएक्शन करना है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये रिएक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, जितनी कम कंसंट्रेशन से रिएक्ट करेंगे उतनी कम प्रोडक्ट बनेगी। तो वो कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस ऑफ ई इंटू एक्टिव मैस ऑफ ए इंटू एक्टिव मैस ऑफ बी, यानी जितनी इनकी कंसंट्रेशन एक्टिव मैस में ज़्यादा होगी और उतनी ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। जितनी इनकी कंसंट्रेशन या जितना इनका एक्टिव मैस कम होगा उतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा। तो इन्होंने ये बात की। सेम उसी तरह अगर बात करें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कह लें या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कह लें, तो ये भी उसी तरह जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, पहले इसकी अमाउंट बिल्कुल ना होने के बराबर है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम होगा। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली थी। आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। जिस तरह इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इनका एक्टिव मैस भी बढ़ता जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बेस कर रहा है एक्टिव मैस ऑफ सी इंटू एक्टिव मैस ऑफ डी। किताब के अंदर देखा जाए तो ना दो अलग अलग तरह से लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस। पहली बात सिंपल इतनी सी लिखी है, लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मैस के। अच्छा, अब मजे की बात, एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस।
अब प्रोडक्ट मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि प्रोडक्ट की टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल होनी है, प्रोडक्ट किस किस चीज़ को कहते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहला लेक्चर सबसे पहले देखें, वहाँ पे जनरल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात की है कि प्रोडक्ट क्या होता है और कितनी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, किस प्रोडक्ट को हम किस मतलब में इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट यहाँ पे जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा उस प्रोडक्ट का क्या मतलब है। तो वो लेक्चर देख लें, आपको प्रोडक्ट के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव, प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्टिंग सब्सटेंस है, इनका जितना एक्टिव मैस है, इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में ये हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस है, इनके एक्टिव मैस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा, साथ हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन KF। अब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और साथ आगे उसी तरह एक्टिव मैस ऑफ A इंटू एक्टिव मैस ऑफ B। इसके बारे में अगर बात करें तो सेम उसी तरह हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा और हमारे पास क्या होगा जी KR रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंटू C इंटू D, एक्टिव मैस ऑफ C इंटू एक्टिव मैस ऑफ D, ये हमारे पास आता है। अब रिएक्शन हमारा पहले डिपेंड कर रहा है कि जितनी कंसंट्रेशन इसकी चेंज हो रही है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सिंपल मैं छोटे वर्ड्स में लिख देता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, उसकी भी मैंने आपको 3 ग्राफ बना के दिखाए थे। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास है KF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है KF एक्टिव मैस ऑफ A इंटू एक्टिव मैस ऑफ B, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास बराबर है KR एक्टिव मैस ऑफ C इंटू एक्टिव मैस ऑफ D। अब मैं चाहता हूं कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर लें। KF ये KR यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू, ये C और D इधर ही था और यहाँ पे A और B इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इज इक्वल टू के इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया है कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसको हम बराबर लेते हैं तो ये हमारे पास एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये प्रोडक्ट्स है रिएक्शन के अंदर, यानी ये जो हमारा रिएक्शन था A प्लस बी इंटू C प्लस D, तो इस रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट के एक्टिव मैस के प्रोडक्ट को हमने ऊपर लिखना है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो A और B हमारे पास रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस को हमने नीचे लिखना है। तो ये KF ओवर KR हमारे पास बराबर आ गया C इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू B और सारों का एक्टिव मैस। अब देखिए ये कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। अब ये दो कांस्टेंट के दरमियान अगर रेशियो है तो ये भी किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं कांस्टेंट ऑफ E यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब एक क्वेश्चन ज़हन में आएगा कि बुक के अंदर KE नहीं लिखा हुआ, बुक के अंदर KC लिखा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके हम बात करेंगे कि KC क्यों लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको बराबर लेते हैं तो हमारे पास KF ओवर KE बराबर आ जाता है KE के, तो हम कहते हैं जी KE इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे KE की जगह आपकी बुक के अंदर KC लिखा होगा, उसको हम आगे जाके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम यानी ये लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते चलते रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बाद चलते चलते हमारी एक डेरिवेशन यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम देखेंगे तो वो हमारे पास बराबर होगा
प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, यानी सम टाइम ऐसे होता है कि प्रोडक्ट के साथ कुछ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है, लेट सपोज एक रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ कि N2 प्लस 3H2 और गिव्स अस 2NH3। अब ये जो देखिए N2 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन है H2, इसके साथ 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है। NH3 अमोनिया, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो ये जो 7 नंबर ऑफ मोल्स है ये भी हम लिखते हैं। अब देखिए सिंपल बात है, अगर मैं इस रिएक्शन के बारे में बात करूं, मैं कहता हूं जी मेरे पास है जी 2A प्लस B इंटू 3C प्लस 2D। लेट सपोज हम इस तरह लिख लेते हैं। अब देखिए A के 2 मोल हैं, B का 1 मोल है, C के 3 मोल हैं, D के 2 मोल हैं। अब हम इसको लिखना चाहते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने कहा है कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबके एक्टिव मास का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे A 2 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A और A, ऐसे ही है, 2 A है और यहाँ पे 3 C है, तो हम इसको 3 मरतबा C को लिख सकते हैं। उसके बाद D 2 है, तो हम D को 2 मरतबा लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जब बेस बराबर होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब बेस बराबर होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये A की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये C, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। इसकी पावर अगर देखें तो ये D, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। तो आप देखें नॉर्मली हमें पता ये चल रहा है कि A के साथ जितने ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इसकी पावर में आ जाते हैं। यहाँ पे C के साथ 3 था, तो अगर 3 बार इसको लिखें, इसकी पावर बनाए, तो C की पावर 3 हो जाता है। D के साथ 2 था, तो इसकी पावर को ऐड करें तो D, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर में चले जाते हैं। अब लेट सपोज A की पावर 2 था, तो यहाँ पे A की पावर में हम 2 लिख देंगे। B के पास कुछ नहीं था, तो B को हम उसी तरह लिखा रहने देंगे। C के साथ 3 था, तो C की पावर 3 आ जाएगी। D के साथ 2 था, तो D की पावर 2। अब रिएक्शन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF। A की पावर हमारे पास आ गई 2, B की पावर हमारे पास उसी तरह, C की पावर 3 है तो C की पावर 3 आ जाएगी, D की पावर 2 है तो D की पावर 2 आ जाएगी। सेम इसी तरह इसको सॉल्व करते हुए A की पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे, B उसी तरह आ जाएगा, C की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी और D की पावर 2। उसको सॉल्व करते हुए उसी तरह ही चलेंगे, C की पावर 3, D की पावर 2, A की पावर 2। तो सॉल्व करके एंड पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास KE बराबर आ जाता है C की पावर 3, D की पावर 2, A की पावर 2 और ये हमारे पास B। तो इस तरह इसके साथ किसी के साथ नंबर ऑफ मोल्स, हमारी बुक के अंदर जनरल इक्वेशन दी हुई है। जनरल इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि A और A, B और B और इसी तरह C और C और ये D और ये D, यानी इसका मतलब ये है कि A के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, B के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, C के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, D के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं। यानी ये जो कैपिटल लेटर्स हैं ये हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये उनकी रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की कर रहे हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होते हैं उसको पावर में लिख देते हैं। पावर में क्यों लिखते हैं मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर 2 है तो 2 मरतबा लिखें, अगर 2 मरतबा लिखेंगे तो बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड होकर हमारे पास लिखा जाता है। तो ये हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन इस तरह लिखी है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि A की पावर A लगाएंगे, B की पावर ये वाला B लगाएंगे, C की पावर ये स्मॉल c लगाएंगे, D की पावर ये स्मॉल d लगाएंगे, और उसी तरह इसको सॉल्व करते करते हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद इसके यूनिट्स, या फिर यूनिट से पहले एक आधी एग्जांपल हम और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके बारे में हमने ये सारे की सारी डेरिवेशन करनी है। तो हमें पता है जी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक तो बात है कि हम कंप्लीट डेरिवेशन करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें KE का पता चल गया कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हमारे पास देखें रिएक्शन के अंदर, ये हमारे पास रिएक्शन था, रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होती है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके एक्टिव मैसेज को आपस में मल्टीप्लाई करके ये ऊपर लिखा जाता है, और जितने भी रिएक्टेंट है उसको नीचे लिखा जाता है। यानी अगर मैं इस रिएक्शन के लिए KC एक्सप्रेशन लिखूं इस रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट ऊपर आएगा NH3, और जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इसकी पावर में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे N2। और अब देखें प्लस है, लेकिन हमने प्लस नहीं लिखना, हमने जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मास का प्रोडक्ट लेना है, यानी उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आएगा H2
और H2 की पावर आ जाएगी ये 3, इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं। तो ये हमारे पास Kc आ गया है इस रिएक्शन के लिए। तो इसी तरह कोई भी रिएक्शन देके आपको कहा जाए Kc लिखना है, या तो आप इसको पूरे के पूरे को जो है ना ये डिराइव करके लिख लें, या फिर हमारे पास ये जो Kc मैंने लिख दिया है हमारी बुक में क्योंकि Kc लिखा है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए Ke का वर्ड ही है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, तो कोई भी इक्वेशन दी जाए आपको कहा जाए जी लिखें, तो आप उसको इस तरह लिखेंगे। आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करें। लेट्स सपोज H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI, इसका आप Kc एक्सप्रेशन बनाएं। उसके बाद CaCO3, उसके बाद CaO प्लस CO2, इसका एक्सप्रेशन बनाएं। या फिर हमारे पास एक और इक्वेशन आती है जी कि जैसे N2 और H2 का मैंने आपको निकाल के दिखा दिया ये वाला। तो इस तरह कोई भी इक्वेशन आपके पास दी जाए, आपने उसका Kc निकालना है, तो Kc निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया इस तरह, या फिर इसको डायरेक्ट इस तरह भी आप बता सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस तरह भी लिखना आ जाएगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन और उसकी जो है ना वो डेरिवेशन थी। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात हमने करनी है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। यानी ये जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ke लिखा है, इसको मैंने आपको बताया कि हमारी बुक के अंदर Kc लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको मेजर करते हैं हम 2 तरीकों से। अब बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है एक्टिव मैसेज पे, क्योंकि देख लें हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक्टिव मैसेज पे बेस कर रहा है। हम एक्टिव मैस के लिए यूनिट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज पे बेस करता है कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है। Ke लिखना है, Ke के आगे हम बात करते हैं तो Ke 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो Kc की फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर Kp की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कब Kc लिखा जाएगा, कब Kp लिखा जाएगा, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से जितनी बातें हमने की हैं ये आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको 2 मुख्तलिफ तरीकों से किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उसके बाद हम उसके यूनिट्स देखेंगे कि यूनिट किस तरह निकाले जाते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर पूछेगा, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।